प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कानपुर, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पूरी कुंडली की नींव है। जैसे आपके जन्म का माह क्या है, नक्षत्र क्या है, और वार कौन सा है, ऋतु कौन सा है, उत्तरायण है या दक्षिणायन है, ये सारी विषयों का बहुत ज़्यादा कुंडली के ग्रहों में जो ग्रह बैठे होते हैं उन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। जन्म होता है जातक का ज्येष्ठ माह में। ऐसे लोग बहुत ही धीर गंभीर और अपने क्रोध को शांत करने वाले होते हैं। उत्तरायण में सूर्य का बल बढ़ता है, साथ ही साथ शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा का भी बल बढ़ जाता है और इनके बल के बढ़वाने या बढ़ जाने में उत्तरायण के सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। और सामान्यतः जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में होता है वो काफ़ी कुशल प्रवृत्ति का, अच्छा विनोदी स्वभाव का, सुंदर, व्यवस्थित और सकारात्मक होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं उनको अपने क्रोध पे किस तरीके से नियंत्रण रखना है ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसके साथ साथ कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर कहीं से भी पिता का कारोबार संभालना चाहे या सरकारी क्षेत्रों से धन कमाना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो इस देवता, ये जो नक्षत्र है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, पर सामान्यतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र हैं, जो कि क्रूर देवता कहे गए हैं। इंद्र को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात आ गई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जब इंद्रदेव ने धोखे से उनका उपभोग किया था तो गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया था इंद्र को और कहा था, तुम्हारे काम के आवेग के कारण तुमने ऋषि पत्नी को भी उसके शील का भंग किया है। जाओ, तुम्हारे सारे शरीर पर स्त्रियों के योनि के चिन्ह बन जाएंगे। ये शाप उन्हें लग गया और वो इंद्र के सारे शरीर कई सारे नेत्रों के धरने वाले हो गए। आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जब भगवान राम का जन्म होता है और जब उनके रूप की व्याख्या तुलसीदास जी करते हैं, तुलसीदास बाबा करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वो बात लिखी कि भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन के लिए सारे शरीर में जिनके नेत्र हैं वो इंद्र उतने नेत्रों को धारण करने के बाद भी उनके नेत्र कम पड़ रहे हैं। गौतम ऋषि का शाप, इंद्र के संपूर्ण शरीर को स्त्रियों के योनि में नेत्र बन गए थे, सारे शरीर में नेत्र थे। बड़ा ही विकृत स्वरूप हो गया था उनका। आइए, ज्येष्ठा नक्षत्र, मैंने कहा ये इंद्र इसके देवता हैं जो कि सामान्यतः क्रूर देवता हैं। ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए और सामान्यतः चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। सामान्यतः सिद्ध योग में जन्मे होने से जातक कोई भी काम करेगा तो उसको सिद्धि मिल जाती है या वो उसे प्राप्त कर लेता है। नक्षत्र के आधार पर ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा। इस प्रभाव के कारण व्यक्ति में मधुर भाषी, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, गंभीर आचरण और जियो और जीने दो और खाओ पियो मौज करो, तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति शुद्ध प्रवृत्ति का होगा, अंतःकरण स्पष्ट होगा, धार्मिक होगा, न्यायप्रिय होगा, सुखी होगा और गंभीर होगा। जबकि राक्षस गण के कारण कभी कभी गंदा रहना, फैशन में रहना, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, क्रोध में जल्दी आ जाना और सामान्यतया कभी कभी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को पाल लेना, ये सब इनके नेचर रहेंगे। इस कुंडली में अच्छी बात क्या बनी पंचांग में, कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जो इस कुंडली के
लिए शुभग्रह बनेंगे और बैठे हैं कहाँ, नीच राशि में। सामान्यतः चंद्रमा नीच के बैठे हैं और अपने उच्च की राशि की सुरक्षा कर रहे हैं। जन्म कुंडली के 6वें भाव में, उपचय भाव में, मैंने कल परसों ही एक कार्यक्रम बनाया था मंगल के ऊपर, कल ही बनाया था कि मंगल देव का 6वें भाव में बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम देता है और विशेषतया अपने मित्र के साथ बैठ जाने पे और भी ज़्यादा इसमें विशिष्टता मिल जाएगी। तो ये आपकी कुंडली की बात रही। पंचांग में और भी एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो है आपकी कुंडली के वार जो है वो आपकी कुंडली के शुक्रवार को जन्म हुआ है जातक का जन्म शुक्रवार को हुआ है और वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, जरा ध्यान से देखें तो सप्तम स्थान में बैठे हैं और लाभेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। ये दाम्पत्य का बड़ा अच्छा लाभ दे देते हैं। ऊपर से गुरु जो लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठ करके सप्तम, पंचम और तृतीय भाव को देख रहे हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को मेहनत करने में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, पर पंचम भाव पे शनि और बुध को देखने के कारण न्यायप्रियता और कृतज्ञता आएगी। साथ ही साथ शुक्र जो सप्तम भाव में लाभेश होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज़ वो जिस चीज़ के लिए भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा वो निश्चित रूप से उसे मिल ही जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली के बैठे ग्रह और विशेषतया कुंडली के विश्लेषण पे, जिसमें मैं लग्न कुंडली पे फोकस करूंगा, बाद में बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आऊँगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये धनु लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न 24 अंश 48 कला का बना है। लग्न का मान 24 अंश है, इस वजह से इसे प्रबुद्ध लग्न तो कहेंगे, पर सामान्यतया ये एक ऐसा लग्न बन रहा है जहां जातक को कई बार अपनी अवस्था से ज़्यादा का अनुभव मिलता देखा जा रहा है। सामान्यतया मैं एक बात और भी कहूँगा कि यहाँ स्थिति कई बार ऐसी होती है कि व्यक्ति बचपन से ही कुछ अलग और अलग तरीके का कृत्य करने वाला होता है। उसकी दार्शनिकता कई लोगों में अलग देखने को मिल जाती है। उसके विचार सामान्यतया 50 से 100 लोगों से विपरीत या अलग होते हैं, जो उसे समाज में अलग बनाते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है जिसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है और वो शुक्र अगर लग्न को देख रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति शुक्र लग्न को देख रहे हैं, ऊपर से केतु का भी प्रभाव है। जरा ध्यान से देखेंगे तो लग्न गुरु का बना है और मंगल की भी दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पे है। तो केतु मंगल जो पंचमेश हैं, शुक्र और साथ ही साथ गुरु से प्रभावित ये लग्न, तो इस कारण से व्यक्ति के व्यक्तित्व में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी होगी, हाथ से प्रिय होता है, समस्या को समझने की शक्ति बड़ी ही तीव्र होती है और उसकी बचकानी हरकतें कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे वो 70, 80, 90 कितने भी वर्षों का हो जाए, अपनी उम्र से थोड़ा कम का ही दिखाई देता है, पर उसकी बुद्धि अपने उम्र से ज़्यादा की चलती है। 5 वर्ष के रहेंगे तो 10 वर्ष के जैसे की तरह बात करेंगे, 10 साल के रहेंगे तो 15 से 20 साल के लोगों की बात करेंगे, ऐसे बूढ़ी बात करने वाला। और द्वितीय भाव पे जरा देखिएगा तो शनि की दृष्टि है, पर द्वितीय नीच के बुध के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति स्वतंत्र कारोबार के लिए भी मतलब निर्णय में जाने वाला होता है, स्वतंत्र कारोबार। और जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, जिस पे मंगल और सूर्य का प्रभाव है। राहु और केतु से चंद्रमा केंद्र में है। मस्सा हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, कई बार पाइल्स हो जाता है, फिस्चुला जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, और कई बार जननांगों से संबंधित समस्या भी देखने को मिल जाती है। और सामान्यतः व्यक्ति थोड़ी सी जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में जाने वाला होता है। मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, जहां वो नीच के होते हैं। सामान्यतः मंगल अगर चंद्रमा को नहीं देखते तो वो कमज़ोर हो जाते। इस वजह से जातक के जीवन में जो कभी कभी स्थिरता और कभी कभी जो अस्थिरता का दौर मिला है वो इसी चंद्रमा के कारण है। जो स्वास्थ्य में कभी परेशानी मिली है तो वो इसी चंद्रमा के कारण मिली है। और सामान्यतया उस चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई विशेष असर है नहीं। उनके ठीक पीछे गुरु के बैठने के कारण जातक के परिवार वाले जिद्दी कहेंगे, और उस चंद्रमा के केंद्र में राहु और केतु के होने के कारण जो स्थिति चंद्रमा की बनेगी उसमें कन्फ्यूजन बनेगा। या अवस्थागत व्यक्ति चाहे कितनी भी अवस्था का क्यों न हो जाए, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो रहता है। उस चंद्रमा के ऊपर मंगल और सूर्य के प्रभाव के कारण एग्रेशन, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, और इतना ही नहीं, अपने अध्ययन को लेकर के काफ़ी गंभीर रहने वाला होता है, पर सामान्यतया तकनीकी विश्लेषक होता है। मंगल के नक्षत्र, मंगल की राशि और बुध के नक्षत्र के कारण ऐसे जातक पत्रकार हो जाएं, लेखक हो जाएं, मशीन को समझने वाले हो जाएं, कंप्यूटर को समझने वाले हो जाएं, इसके साथ वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जानकार हो जाएं, मेडिकल से क्षेत्रों को जानने और समझने वाले होते हैं।
नियमित दिनचर्या का पालन करने वाला काम करते हैं, पर स्वतः नियमित कभी कभी अपने लिए नहीं होते। पत्रकार लेखक मैंने बता दिया। उसके साथ ये कई बार ऐसे लोग रासायनिक चीज़ों से भी इनका लेन देन काफ़ी रहता है, जैसे पेट्रोलियम हो जाए, डीजल हो जाए और केमिकल हो जाए, ऐसे क्षेत्रों से भी इन्हें काम करते देखा जाता है। आयुध जो सेना से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं उसको तैयार करने वाली कंपनी या फैक्ट्री, गोला बारूद, हथियार, इस तरीके का काम, हार्डवेयर मशीनरी जहाँ पे बहुत भारी मशीन, लेथ मशीन वगैरह चलाई जाती हो, ऐसा काम भी व्यक्ति को करते देखा जाता है। सामान्यतया ये कुंडली कई बार किसी एक काम में लगातार फोकस करके करने में असहज भी महसूस कर रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब चंद्रमा 12 में चले जाते हैं तो कई बार व्यक्ति लगातार काम नहीं कर पाता। और दूसरा एक और भी बुरा पक्ष ये हो जाता है कि वहाँ व्यक्ति का जो शारीरिक सुख होता है वो कई बार थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, मतलब पति पत्नी का जो संबंध होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। या सामान्यतः जो यहाँ पे सूर्य मंगल बैठे हैं और यहाँ पे जो सप्तम स्थान के अधिपति हैं अपने भाव से 8वें गए हैं, केतु और शनि के प्रभाव में हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम में एक खालीपन दे देते हैं। यहाँ पर भी सूर्य और चंद्रमा जो बैठे हैं वो अमावस्या दोष का ही निर्माण कर रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति जितना प्रेम लोगों को देता है उतना प्रेम उसे कई बार मिलता नहीं है, या कई बार उसके बच्चे और पत्नी जो होती हैं वो कई बार उनसे दूर रहती हैं। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। लग्न का मान अवरोह अवस्था का भी है। इस कारण से जब कभी भी इस कुंडली में शुक्र की दशा चलेगी, राहु की दशा चलेगी, गुरु की दशा चलेगी और शनि की दशा चलेगी तो जातक को धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और एक बात और भी होगा जो यहाँ पे कहना आवश्यक होगा, दशमांशा चक्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे नवम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और जाकर के कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में। यहाँ पे जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, नीच के शनि के साथ। यहाँ पर दशम स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव में। लेकिन जरा ध्यान से देखें तो उनके पास चंद्रमा बैठे हैं। सामान्यतया ये योग थोड़ा सा कमजोर हो रहा है राहु और केतु के केंद्र में होने के कारण। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वहाँ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली ही बन रही है। मतलब एक सामान्यतः ऐसी स्थिति, दशमांशा चक्र का सिद्धांत ये कहता है कि लग्न के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का कारोबार और उसका जो करियर होता है वो एक बार में पटरी पे नहीं आता, वो वक्त लेता है और धीरे धीरे व्यक्ति को सफल करता है। द्वितीय भाव के अधिपति का द्वितीय भाव को देखना या द्वितीय भाव के कारक गुरु का शनि को देखना जातक के जीवन में न्याय प्रियता लाए। तीसरे भाव के स्वामी का गुरु से दृष्ट होना और वहां पे राहु का बैठना जातक को मायावी, विशेषज्ञ, विशेष मेहनत करने वाला, कभी भी अकर्मण्यता न दर्शाने वाला, अनुशासित, सिद्धहस्त, कार्य को समझने वाला, नियमित दिनचर्या का पालन करने वाला महान पराक्रमी और योद्धा होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, अभी मैं सिर्फ भाव के अधिपति का उस भाव में बैठने का फल बता रहा हूं। चतुर्थ स्थान के अधिपति और लग्न के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और न्यायप्रिय बनाएगा। सिद्धांत ये कहता है कि लग्नेश अगर गुरु बनते हो और एकादशवें भाव में बैठे होते हैं तो ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। इस वजह से कई बार जातक के जीवन में वो चीज़ भी देखने को मिल जाती है जिसने वो किया नहीं है। जैसे कई बार आपने कोई गलती नहीं की पर फिर भी आपको उसका लांछन लग जाता है, या कई बार आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उसका परिणाम कमज़ोर मिल रहा है, या ये शिकायत व्यक्ति करता है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैंने सारा अपने परिवार को दे दिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। इस तरीके की शिकायत, या फिर आप अपने लिए बहुत अच्छे हैं पर सामने वाला आपकी अच्छाई जान नहीं रहा। तो ये सारे संबंध या सारे जो दुष्परिणाम हैं ये इसी लग्नेश के लाभ भाव में बैठने के कारण है। पर चतुर्थ भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना ये व्यक्ति को उसकी माता के आशीर्वाद, मातृभूमि से प्रेम, माता और पिता कुटुंबजनों से स्नेह को दर्शाने वाला और उनके प्रेम को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। पर सामान्यतया जो पंचम भाव की स्थिति बनी है ये कई बार प्रेम विवाह, प्रेम में जाना, प्रेम करना, लेकिन पत्नी का आपके ऊपर हावी रहना, ऐसी भी स्थितियां दिखाई देती हैं। शनि और बुध के कारण जो पंचम भाव की स्थिति बनी है ये कहीं ना कहीं एक सामान्य संतुलन बना रही है। हालांकि इस कुंडली के लिए सप्तम भाव जो होगा वो बाधक भाव होगा, तो शुक्र यहाँ बाधक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे, जिसका फल होगा कि शुक्र यानी कि पत्नी जो सांसारिकता है वो इनके जीवन में कभी कभी अवरोध पूर्वक मिलेंगे या अवरोधों के साथ मिलेंगे या उनके कारण जीवन में अवरोध उत्पन्न होगा। पंचम भाव के स्वामी का छठे में बैठना
और जन्म कुंडली के नवम भाव के साथ बैठना। तो एजुकेशन और पूर्वजों का आशीर्वाद ये जब संघर्ष में जाएगा तो कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य का संघर्ष हो जाए, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जाए, मानसिक उत्थान और पतन प्रायः लगा रहे, जीवन में शत्रु बने रहते हैं। पर सामान्यतः भले ही वो हार जाएं, थक जाएं, पर वैसे व्यक्ति कभी भी थकता हारता नहीं है और उसके जीवन के कोई भी शत्रु या विषम परिस्थितियों से उसको अच्छी तरीके से लड़ना आता है। सामान्यतः वहाँ पे मंगल और सूर्य में अंश में काफ़ी अंतर होने के कारण वहाँ पे मंगल अस्त नहीं है। आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा। वक्री हैं आपकी कुंडली में एकमात्र ग्रह गुरु, जिनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। धन भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना और धन को वापस देखना, ये व्यक्ति को धन देता है, घुमा करके धन देता है और कई बार व्यक्ति की गंभीरता उसके लिए बड़ी अच्छी हथियार साबित हो जाती है। जबकि छठवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति को नौकरी करने वाला बना देते हैं। इस कुंडली का छठा भाव काफ़ी हद तक बलवान भी बनेगा, क्योंकि सामान्यतः वहाँ पे 2 पापग्रह या 1 क्रूर और 1 पापग्रह, सूर्य क्रूर और मंगल पापग्रह होकर के बैठे हैं। अष्टम स्थान की स्थिति, अगर सप्तमेश की अगर स्थिति देखता हूं तो सप्तम भाव के स्वामी का पंचम में बैठना धन भाव के स्वामी के साथ गुरु से दृष्ट होने के कारण विवाह को बचाने की पूरी कोशिश गुरु करेंगे और कई बार यहां विवाह में कभी कभी मतभेदों की स्थिति भी देखने को मिलेगी, पर वो बहुत ही सामान्य है। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें भाव में बैठना माता के स्वास्थ्य के कारण और व्यक्ति के मन का नहीं लगने के कारण विपरीत स्थितियों का निर्माण, एक जगह पे भटकाव, एक जगह पे लगातार काम न करना, मेहनत लगातार करना पर फिर भी बाद में उस मन से निश्चिंतता का भाव नहीं पैदा होता है उस मन में, ये एक गड़बड़ी इस कुंडली की रहती है। इससे गाय की सेवा वगैरह ठीक रहेगी। नवम भाव के स्वामी का अष्टम स्थान में बैठना और पंचमेश के साथ बैठना कई बार भाग्य को संघर्ष में ले जाता है या कई बार व्यक्ति को उसका अधिकार, दूसरे अर्थों में अगर इसका एक सकारात्मक भाव देखते हैं तो व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित होता है। दशम स्थान के अधिपति का पंचम भाव में बैठना पिता के लिए अच्छा और जीवन में सदैव ही व्यक्ति के पास काम रहता है, ये दर्शा रहे हैं। एकादशवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना और गुरु से दृष्ट होना अनुभवी और श्रेष्ठ दाम्पत्य का इशारा करते हैं। जबकि 12वें भाव के अधिपति का 6वें भाव में बैठना मंगल यानी कि शत्रु, भाई, पार्टनर और एनर्जी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण जातक के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। यहाँ चंद्रमा और मंगल के कारण विपरीत राजयोग बना है, लेकिन सामान्यतया पंचम भाव पे लग्नेश की दृष्टि और जन्म कुंडली में शुक्र का लग्न को देखना जातक के जीवन के लिए लाभान्वित करने वाली बात हो रही है। वहीं नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना, बुध के साथ बैठना जो आपकी कुंडली के अष्टमेश और लाभेश होते हैं, तो लग्न और लाभ का संबंध यहाँ भी बन गया। मतलब व्यक्ति इक्ष्वाकु है, इच्छा रखने वाला है, महत्वाकांक्षी है और सेम उसी नेचर की पत्नी भी मिल जाती हैं। 12वें भाव में उच्च के शनि एक अच्छा खासा दाम्पत्य देते हैं, पर शारीरिक सुखों में कई बार समरसता उतनी नहीं रहती। जबकि द्वितीय भाव में शुक्र 12वें भाव के स्वामी बैठे हैं तो पत्नी को कई बार थोड़ा खर्चीला देखते हुए बनता है। हालांकि सुंदरता यहाँ पे देखने को मिल रही है और सामान्यतया व्यक्ति जो होता है वो अपने पति को प्रेम करने वाला, अनुभवी और सिद्धहस्त, दार्शनिक, श्रेष्ठ विचारों वाली पत्नी से विवाह होता है। आइए अब बात करते हैं, यहाँ तक मैंने बात की। 12वें भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं वो कई बार व्यक्ति को ऋण में ले जाते हैं। ऋण के कुचक्र में व्यक्ति उलझा हुआ रहता है और कई बार किसी दूसरे के षड्यंत्र का शिकार भी होता है। चंद्रमा से ठीक 7वें घर में जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति के मन स्थिति को बार बार बदलने वाले, या वो अपनी ऊर्जा, अपने मन, बुद्धि, चित्त का और विवेक का कई बार ऐसा जीवन में कई बार आएगा मौका जहां वो बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये चंद्रमा और सूर्य के कारण बात होती है। अब मैं नक्षत्र विशेष की बात करता हूँ। सबसे पहले चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में मतलब व्यक्ति को सदैव कोई न कोई बीमारी रहती है और इस अवस्था के कारण उसे अमावस्या को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। नित्य शिव मंदिर का दर्शन करना चाहिए। सफ़ेद चंदन शिव जी को अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन और केसर एक साथ मिला करके शिव जी को अर्पित करना चाहिए। मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना ये बहुत ही आवश्यक होगा। नियमित दिनचर्या का पालन, अपने इम्यून को मजबूत बनाने के लिए सारे प्रक्रम करने ही होंगे।
उसके बाद अगर सूर्य की बात करता हूँ तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य अपने नक्षत्र में बैठे, भाव अच्छा बैठा है, पर अग्नि तत्व के ग्रह होकर के जो वृष राशि यानी कि भूमि तत्व में बैठे हैं, तो वहाँ पे एक अजब या अलग तरीके का घर्षण भी देखने को मिल रहा है। और सामान्यतया व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी सूर्य की दशा में देखा जाता है, या कई बार उसका जो प्रवाह है आत्मविश्वास का वो थोड़ा कम सा हो जाता है। मंगल जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में, ये भी अपने नक्षत्र में बैठे होने के कारण व्यक्ति को साहसी, उत्कंठा से युक्त, विनोदी स्वभाव का, अपनी आयु से छोटा दिखने वाला, मर्म स्पर्शी बात करने वाला, बेहतरीन सेनाधिकारी या सेनापति जैसा मजबूत और दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। जबकि बुधदेव आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से जातक फैशन को, दुनिया को, ज्योतिष को और तंत्र मंत्र को और पूजा पाठ में उपयोग आने वाले मंत्रों का ध्येता और जानकार होता है। जबकि बुधदेव के बाद गुरुदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में, मंगल जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं और छठवें भाव के स्वामी पे राहु का प्रभाव, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति कई बार गले से संबंधित बीमारी, जांघों में कई बार समस्याएं, हड्डी टूटने का खतरा, पर सामान्यतया सभी प्रकार के परिणामों को देने वाले भी बनते हैं। जबकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में जीवन में जितना भी व्यय हुआ वो शुक्र के कारण होता दिख रहा है। एकादशवें भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से जातक महत्वाकांक्षी और साथ ही साथ इच्छा से संपन्न पुरुष होता है। शनिदेव आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से वहाँ व्यक्ति महिलाओं का आदर करने वाला, सबके प्रति सामान्यतया बेहतर व्यवहार रखने वाला, न्यायप्रिय और थोड़ा बहुत असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है। राहुदेव आपको मेहनती बना रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठने के कारण जातक तीव्र पराक्रमी और सबके प्रति पराक्रम का भाव, सबको आगे बढ़ाने वाला, मजबूती से किसी भी गरीब और कमज़ोर को दबाने वाले के खिलाफ खड़े रहने वाला होता है। मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अपनी अवस्था और अपनी स्थिति को देखे बिना भी कई बार मददगार की मदद करने वाला होता है। ये नक्षत्र की बात है। मैं बात करता हूँ अब विभिन्न ग्रहों से चंद्रमा की दूरी। तो चंद्रमा से चौथे घर के जो राहु होते हैं वो व्यक्ति को सांसारिक सुख देने वाले होते हैं, जबकि चंद्रमा से छठवें घर में जो बुध होते हैं वो व्यक्ति को जिम्मेदार, साहसी और पराक्रमी बनाते हैं, निर्णय लेने में व्यक्ति की मदद देते हैं। वहीं चंद्रमा से छठवें घर के जो शनि होते हैं वो जातक को रोगी बना देते हैं। चंद्रमा से सातवें घर के मंगल व्यक्ति को लाभ देने वाली स्थिति में ले जाते हैं। उसी चंद्रमा से सातवें घर के सूर्य व्यक्ति को कंफ्यूज और भ्रम में रहने वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से आठवें घर के शुक्रदेव व्यक्ति को लंबी आयु, शुद्ध मृत्यु और अच्छा जीवन जीने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान के केतु व्यक्ति के पिता और माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करने वाले होते हैं। वहीं चंद्रमा से एकादशवें के बाद 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति जिद्दी और अपने हिसाब से अपने मन का काम करने वाला और आक्रामक रवैया अपनाने वाला बना देते हैं। लग्न कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नवांश कुंडली में वो मीन राशि में बैठे हैं, दशमांशा चक्र में वो मेष राशि में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और इतना ही नहीं, विदेशी सेवा, विदेशी संपर्क और बाहर से धन कमाना या बाहरी धन से सुरक्षित होना भी दर्शा रहे हैं। जबकि सूर्यदेव वृष राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में मीन राशि में जा रहे हैं। इस कारण से ये सूर्यदेव आपको पराक्रमी, स्नेह देने वाला, संतान का सुख प्राप्त करने वाला और इतना ही नहीं, नवांश चक्र में भी वो मीन राशि के बाद दशमांशा चक्र में भी मीन में ही जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत घर्षण के साथ परिणाम देने वाले बन रहे हैं। ऐसे सामान्यतया वो कई बार आपके कारोबार को थोड़ा बहुत रोकना या कमज़ोर करना भी सूर्य दिखा रहे हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली में वृष राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में संतान, दाम्पत्य, परिवार, रिकग्निशन, मेहनत और साहस भरने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कई बार आपको आपके भाग्य का सहयोग भी देते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़े बहुत भाग्य का संघर्ष भी देते नजर आ रहे हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र के आधार पर वो कई बार आपको वात, पित्त और कफ से संबंधित समस्या और मेहनत करने पर विवश
या कई बार आपको मजबूत इच्छा शक्ति के होने के बावजूद वक्त के आने पर व्यक्ति का दिमाग कई बार शांत या बहुत ही ज़्यादा एकदम नल एंड वायर्ड हो जाता है। मतलब व्यक्ति वक्त पे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कई बार नहीं कर पाता है। ये बुध ऐसा परिणाम दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वृश्चिक, दशमांशा चक्र में भी वो वृश्चिक में बैठ रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा जो आने वाली है सितंबर से अगले 3 वर्षों तक के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जहां व्यक्ति लाभ, धन, संतान, प्रेम, दया और जो छूटी हुई चीज़ें हैं, जो पुरानी जो छूट गई हैं, उनको वापस पुनर्प्राप्त करने का योग, जिस संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं उस संपत्ति के बिकने का योग, जो संपत्ति अटकी हुई है, जो परिणाम अटके हैं उसके प्राप्त होने का योग दर्शा रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में मिथुन राशि में, नवांश कुंडली में धनु राशि में, दशमांशा में लग्न में बैठ रहे हैं सिंह राशि में। इस वजह से शुक्र की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार, नई नौकरी, अगर नौकरी ज्वाइन करना है तो ये शुक्र भी दे सकते हैं, ये गुरु भी दे सकते हैं। और सामान्यतः शुक्र की दशा में जातक धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, पड़ोसियों से संबंध, नए घर में प्रवेश और नई वाहन का सुख, ये सब शुक्रदेव भी आपकी कुंडली में दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत बाधाएं मिलेंगी क्योंकि ये सप्तम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा बाधक प्रभाव देते हैं। शनिदेव लग्न कुंडली में मेष राशि में, नवांश कुंडली में उनका नीचभंग हुआ, तुला राशि में बैठ गए। इस वजह से ग्रह अगर उच्च के नवांश में जा रहा है तो बहुत ही अनुकूल और अच्छा परिणाम देता है। इसका अर्थ होगा कि जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ, व्यापार अनुकूल चले, मन बुद्धि चित्त में शांति और व्यग्रता, ये दोनों का संतुलन बन जाए। व्यग्रता समाप्त होती है, मानसिक शांति बढ़ जाती है और व्यक्ति धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। राहु बहुत मेहनती बना रहे हैं और सामान्यतया वो ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ भी 11 नंबर में, यहाँ भी 11 नंबर में बैठने के कारण ये आपके जीवन को एक से अधिक साधन और सुखों से भरने वाला बना रहे। जातक अपने जीवन काल में कोई भी काम एक बार नहीं करता, 2 से 3 बार वो, जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण देता हूं कि कोई भी एक सुख की विषय वस्तु उसने खरीदी तो जीवन में किसी दूसरे के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी वो अपने पैसे से, अपने क्षमता के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे दूसरों को भी उससे ज़्यादा बेहतर देने की स्थिति में होता है। अब आइए आपकी कुंडली की कुछ मूलभूत विषयों पर आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को विभिन्न वर्ग चार्ट में समझते हैं भाव के आधार पर। सबसे जो ज़्यादा आवश्यक बात होगी कि लग्नेश लाभ में बैठे हैं, यहाँ पे वो जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं, देखो मैंने छोड़ दिया है शायद लिखना, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। वृश्चिक राशि बनी है, यहीं देवगुरु बृहस्पति नवांश में बैठे हैं, यहाँ पे 7 नंबर में, और वृश्चिक राशि में बैठे हैं यहाँ पे। अब मेरे पास पेन भी नहीं है कि यहाँ पे मैं इन्हें लिखूं, पर यहाँ पे आप देवगुरु बृहस्पति को समझिएगा। दूसरा कि उनके ठीक आगे शुक्र और उनके ठीक पीछे उच्च के शनि, यहाँ पे वो गुरु वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। ये गुरु जो होंगे ये जातक को अपने पिता का भार वहन करने वाला बनाएंगे। उसका धन सिर्फ उसके लिए ही नहीं होता है, अपितु उसके धन के सुख या उसका धन उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, रिष्ट मित्र, रिश्तेदार सब बढ़िया से खाते पीते ऐश करते हैं। लेकिन यहाँ के जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति को कई बार अच्छी चीज़ों पे धन व्यय करने के बावजूद अंतिम में रिग्रेट फील करा देते हैं। बाद में उसके पास शायद धन की कमी सी देखने को मिल जाती है, या कई बार उसे कुछ अलग काम करके अपने बाकी की जिम्मेदारियों को पूरा करने का दबाव महसूस कराते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकादशवें भाव में सिद्धांत यही कहता है कि लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर एकादशवें भाव में बैठेगा तो वो जीवन भर व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करता रहता है। परंतु एकादशवें भाव में लग्नेश अगर गुरु होते हों और बैठे हों तब उनके साथ ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। 12वें भाव के जो चंद्रमा बैठे हैं ये व्यक्ति का धन, व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का जो ज्ञान बुद्धि बल है ये सब कम कर देते हैं। यहाँ व्यक्ति को पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य, परिवार, इन सभी के सुखों में कई बार परेशानी देखने को मिलती है। दूसरा कि ये जो गुरु यहाँ बैठे हैं जरा ध्यान से देखें तो पंचम भाव के अधिपति मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, और इस कुंडली का सामान्य कारक ग्रह, सामान्य ग्रह शनि नीच के बैठे हैं जो बुध को भी पीड़ित कर रहे हैं। पर पंचम भाव के स्वामी अपने मित्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हैं और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। ऐसा जातक संतान के सुखों से युक्त होता है।
अब अलग बात है कि उसको संस्कार आपने कैसे दिए हैं, पर सामान्यतः ये आपको संततिवान जरूर बना देते हैं। वहीं दूसरे योग कारक ग्रह मंगल की अगर बात करेंगे तो मंगल पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति दूसरों के ऋण को चुकाने वाला होता है, या कई बार पिता के द्वारा लिए गए कर्ज का खुद चुकाने वाला होता है। वहीं नवम भाव के स्वामी सूर्य देव जब छठे भाव में बैठते हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, राहु और केतु से केंद्र में होने के कारण उनके ठीक पीछे शनि नीच के बैठे हैं। इसके कारण भाग्य में संघर्ष, चाह करके भी व्यक्ति कई बार दूसरों की मदद नहीं करता है आर्थिक कमजोरी के कारण। हालांकि इस कुंडली का धन, वैभव, सुख, बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिमाग देने वाला, मजबूत इच्छा शक्ति वाला, तकनीक को समझने वाला, धन का लेन देन करने वाला और 0 पैसे लगा करके 20 पैसे कमाने वाला, 2 पैसे लगा करके 20 पैसे कमाने वाला, ऐसा काम करने वाला होता है। उसके पास डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं। उसके जीवन में उसने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं। उसके जीवन में उसने बहुत सारे क्षेत्रों का जो है वो सिग्नेचर किया है। जैसे होता है ना कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ऐसा बहुत सारा काम करने वाला होता है। अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति चंद्रमा और मंगल के कारण छोड़ने वाला होता है। गुरु और शनि के कारण व्यक्ति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, पर सामान्यतः ये दशाओं के कारण कई बार व्यक्ति को अन्याय करना पड़ता है या पाप और पुण्य का खेल खेलना पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान नजर आ रहे हैं और सामान्यतः दृष्टांत चक्र में जो उनकी स्थिति बनी है उसके आधार पर व्यक्ति की आत्मा पितरलोक से आई है। जाते समय भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां व्यक्ति की आत्मा वापस मृत्यु के बाद वापस मृत्यु लोक में ही आएगी। अंक के आधार पर आपकी कुंडली में जो अंक बनेगा उसके आधार पर 7 और 5 अंक बहुत अच्छे रहेंगे। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण और पूर्व अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए मैत्री सिंह और मेष वालों के साथ तुला वालों से अच्छी रहेगी। कुंभ, मिथुन और वृश्चिक वालों से मैत्री नुकसान कारक होगी। ये इतनी सारी बातें। नक्षत्र ज्येष्ठा में दान करें। कृतिका, मृगशिरा, भरणी, आर्द्रा, पुनर्वसु और अनुराधा और इसके साथ उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान, श्रीफल के वृक्ष की परिक्रमा या दीपदान, साथ ही साथ कुओं की सफाई, अशोक के वृक्ष का लगाना, बरगद के वृक्ष का लगाना और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा मैंने कर रखी है। इसके साथ साथ अपने जीवन काल में सवत्सा लाल गाय, मतलब बछड़े सहित लाल गाय, लाल रंग के कपड़े के साथ उसे दान करें। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में चांदी और स्वर्ण का दान करना या इनका स्टोर करना या इनसे संबंधित कारोबार करना भी ठीक रहेगा। ट्रांसपोर्ट का काम, बैंकिंग, फिनांस और बिटकॉइन वगैरह लगाना, इस तरीके का जो एक क्रेडिट मनी जिसको बोलते हैं ना, प्लास्टिक मनी, ऐसे भी क्षेत्रों से व्यक्ति धन कमा सकता है। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे धर्म से संबंधित, तीर्थ से संबंधित, तो आप गुरु, सूर्य और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह, दाम्पत्य, बच्चे और उनसे संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप मंगल और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफर हो, स्थान परिवर्तन करना हो तो चंद्रमा और केतु के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन आपके लिए गुरुवार और मंगलवार के साथ सूर्यवार का बहुत अच्छा है। सूर्य यानी कि रविवार बहुत अच्छा रहेगा। भवन, भूमि, वाहन, बुढ़ापा कैसा बीते, इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सिद्धांत बता दूं। 12वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में गुरु, 7वें स्थान में शुक्र और 9वें भाव के केतु, बुढ़ापा अच्छा बीतता है। पर अभी चल रही है राहु की दशा, इस वजह से कम हमें अभी 2030 के दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य का निश्चित रूप से, नियमित रूप से ध्यान करना होगा। दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी, यहाँ शुक्र और यहाँ सूर्य मंगल और यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के साथ राहु केतु का प्रभाव थोड़ी बहुत कमजोरी दे रहे हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है राहु वाली और उसके बाद जो गुरु वाली आएगी, ये दोनों ही दशाएं आपसे मेहनत करने को कह रही हैं। वाहन, भूमि, भवन का सुख आपकी कुंडली में आपकी पत्नी और आपके बच्चों के कारण मिल सकता है। माता का आशीर्वाद आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। वो अनुशासित हैं और आपको भी वैसा ही रखना चाहती है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रिसर्च, माता पिता का स्वास्थ्य, ये सामान्यतया ठीक देख रहा हूँ, पर संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। पूजा पाठ, धर्मशास्त्र, वेद ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन पुराणों का, ये सब आपकी कुंडली में बना हुआ है। पर सामान्यतया सामाजिक जिम्मेदारी के कारण कई बार व्यक्ति वो काम नहीं कर पा रहा है। क्लियर है?
तब तक के लिए एक लाजवर्त आपको धारण करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत धारण करना होगा। चतुर्थी का व्रत अपने जीवन में उतारिए। और एक बात और बता दूं तो अभी वर्तमान में हमें कम से कम 2030 तक अपने स्वास्थ्य, अपना धन, अपनी पैतृक संपत्ति और अपने संबंधों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद जैसे ही ये दशा बीतेगी धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे स्वतः आती जाएंगी। सामान्यतः अभी आपकी कुंडली में गुरु आने वाले हैं जो आपके लिए धन और लाभ देने वाले बनेंगे। वैसे राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, ये सब आपके लिए धनदायक ही होने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।